बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 7 के साथ हाजिर हैं और इसको डिस्कस करना है। आज का हमारा टॉपिक है टिश्यू कल्चरिंग एंड क्लोनिंग। तो टिश्यूज़ को लेके उसको आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रोइंग करवाना, इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चरिंग कहते हैं। डेफिनेशन देखें कि इन टिश्यू कल्चरिंग टेक्निक इन प्लांट्स कैम्बियम टिश्यू एक्साइज्ड किए जाते हैं, वहाँ से निकाले जाते हैं, निकाल लेना प्लांट से, और उसके बाद इनको एक आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर न्यूट्रिएंट्स की मदद से, न्यूट्रिएंट्स जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स शामिल हो सकते हैं, उसके अलावा ग्रोथ रेगुलेटर शामिल हो सकते हैं, साइटोकाइनिन, एंडोल एसिटिक एसिड, और बाद औक़ात विटामिन्स और शुगर वगैरह भी इसमें ऐड की जाती है। तो ये कंटिन्यू ग्रोथ करते हैं अपनी, ये सिलसिला उनका चलता रहता है। और जो पहला एक मास ऑफ सेल बनता है उसको हम क्या कहते हैं? कैलिस कहते हैं। और कैलिस के बाद ये मुकम्मल डिफरेंशिएट होकर न्यू प्लांट बना देते हैं, और ये तमाम जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं उस प्लांट के जिनके टिश्यूज़ को हमने सेलेक्ट किया था। आमतौर पे टिश्यू कल्चर ज़्यादा यूज़ किया जाता है ऐसे प्लांट के अंदर जिनमें बड़ी रैपिड प्रोपेगेशन करवानी हो और एक बड़े पैमाने पे करवानी हो डिज़ायरेबल वेराइटीज़ के अंदर, और जिनकी प्रोपेगेशन जो है यानी उनकी फर्दर जो जनरेशन की कंटिन्यूटी है, कटिंग वगैरह या लेयरिंग वगैरह मेथड से ज़रा डिफ़िकल्टीज़ हो। तो सिमिलर टेक्निक्स जो हैं वो डेवलप की जाती हैं टिश्यू कल्चर्स एनिमल सेल्स के अंदर। तो अब ये बात ये है कि टिश्यूज़ खासकर कौन से लिए जाते हैं? टिश्यूज़ में कैम्बियम टिश्यूज़ को लिए जाते हैं, वास्कुलर कैम्बियम। और जो पहला एक कैरेट प्लांट को बनाया गया था टिश्यू कल्चर के मेथड्स में, तो उसमें उसके फ्लोएम सेल्स को लिया था, फ्लोएम टिश्यूज़ को लिया था सॉरी, और उसी को क्या करवाया था? आगे फर्दर मल्टीप्लिकेशन करवाया था। और टिश्यू कल्चर्स के अंदर जो एक बात प्लांट के अंदर है वो ये है कि प्लांट को हम एक टर्म देते हैं टोटीपोटेंट की, यानी एवरी प्लांट सेल हैव अ पोटेंशियल टू फॉर्म अ कंप्लीट प्लांट, यानी हर प्लांट्स के सेल के अंदर ये पोटेंशियल है कि वहाँ से एक नया प्लांट जो है वो बनाया जा सकता है। तो जब इस तरीके से प्लांट प्रोड्यूस करवाते हैं तो फिर उनको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं पॉट्स के अंदर, फिर उसको हम फील्ड में ले जाते हैं। तो एक छोटी सी जगह पे हम मिलियन ऑफ जो हैं वो प्लांट की कॉपीज टिश्यू कल्चरिंग के ज़रिए से क्या कर सकते हैं? तैयार कर सकते हैं। इसके साथ दूसरा जो मिलता जुलता टॉपिक है वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से है, और वो है क्लोनिंग। कि ऑर्गेनिज्म हम प्रोड्यूस करवाते हैं फ्रॉम अ सिंगल सेल बाय सब कल्चरिंग इज नोन एज क्लोन। क्लोन का लफ्ज़ी मतलब होता है आइडेंटिकल कॉपी टू द पेरेंट्स, यानी बिल्कुल हूबहू कार्बन कॉपी हो पेरेंट्स की। और ख़ासकर एनिमल के अंदर स्पेशली वर्टिब्रेट्स के अंदर, ठीक है, कि न्यूक्लियस उनका लिया जाता है सोमेटिक सेल से, डिप्लॉइड सेल से, जिनमें माइटोसिस ही होती है सिर्फ, और रिमूव किया जाता है और इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है इनटू अ एग के अंदर। जो एग का इटसेल्फ न्यूक्लियस होता है उसको हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं, और उसकी जगह ये सोमेटिक एम्ब्रियो वाला जो न्यूक्लियस है इसको हम वहाँ क्या कर देते हैं? शिफ्ट कर देते हैं। तो ये मेथड हम इस्तेमाल करवाते हैं किसके अंदर? क्लोनिंग के प्रोसीजर के अंदर। द एग विद ट्रांसप्लांटेड डिप्लॉयड सोमेटिक न्यूक्लियस डेवलप इनटू एन ऑर्गेनिज्म जनरली आइडेंटिकल होते हैं टू पेरेंट्स हु हैज
कंट्रीब्यूटेड द न्यूक्लियस, यानी बिल्कुल वैसे ही होंगे जिसका न्यूक्लियस हमने लिया था और न्यूक्लियस जिसका हमने शिफ्ट कर दिया जिस ऑर्गेनिज्म का, ये वैसे ही शक्ल के होंगे, बिल्कुल उनके कैरेक्टर वैसे होंगे। तो खासकर एनिमल के अंदर जो क्लोनिंग है ये डिजायरेबल एनिमल्स के अंदर करवाई जाती है। प्राइज बुल बहुत कॉस्टली जो होते हैं बुल्स की नस्ल है, या रेस में पार्टिसिपेट करने वाले ये भी एक बड़ी आला नस्ल के घोड़े होते हैं, ठीक है जी। और ये बड़े यूज़फुल होते हैं, मतलब कमर्शियली तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है इस मेथड को। और प्लांट वैराइटीज़ के अंदर भी क्लोनिंग की जाती है, उनको भी क्लोनिंग के जरिए प्रोड्यूस करवाया जा सकता है। However, the application of the technique to human would be open to serious moral questions. लेकिन इंसान के हवाले से इंसान की क्लोनिंग के हवाले से बहुत सारे मॉरल इश्यूज भी हैं। थ्योरेटिकली जो है एनी नंबर ऑफ जेनेटिकल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ द सेम मैन और वुमन मेड बी मेड, जितनी कॉपीज भी हम बनाना चाहें सपोज कर लें या ज्यूम कर लें, क्योंकि जब हमने वर्टिब्रेट की क्लोनिंग बना ली तो फिर ह्यूमन क्लोनिंग नामुमकिन नहीं रही। वो कर सकते हैं, हम बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि जी बहुत सारे सीरियल क्वेश्चंस भी है, और इस पे जो था वो बहुत सारे हैं। एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर भी है अमेरिकन प्रेसिडेंट का कि ह्यूमन क्लोनिंग पे पूरी दुनिया में क्या है, बैन है। इस वजह से हम फर्दर ह्यूमन क्लोनिंग नहीं कर रहे। हाँ, कुछ सेल्स की क्लोनिंग जरूर हम करते हैं। द यूज ऑफ क्लोन सेल्स अलाउज द क्वांटिटेटिव स्टडीज ऑफ द एक्शंस ऑफ हार्मोन्स, ठीक है जी। हार्मोन्स का है, ड्रग्स का है, एंटीबॉडीज है, उसका इफेक्ट देखा जाता है सेल के ऊपर, सिर्फ एक सेल के ऊपर, क्योंकि वही सेम इफेक्ट जो होता है वो एक इंडिविजुअल्स के ऊपर भी होता है। तो ये टेक्निक जो है ये वेरी यूजफुल है, सब्स्टिट्यूट के तौर पे है, मुतबादिल के तौर पे है कि इन्वेस्टिगेट करना इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, कॉस्मेटिक और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो हैं, मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात जो हैं एनिमल्स के ऊपर, ठीक है, विदाउट एक्सपोजिंग लेबोरेटरी एनिमल्स टू दिस केमिकल, कि उस एनिमल्स को लैब में लिया जाए और उनके ऊपर इनका इफेक्ट देखा जाए। तो इससे बेटर है कि क्या किया जाता है कि उनके सेल्स को लेके उनकी सब कल्चरिंग क्लोनिंग करवा के उसके इफेक्ट्स को इस पे देखा जा सकता है। तो क्लोनिंग के जहां कुछ एडवांटेजेस हैं वहां उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्लोनिंग हैज द एडवांटेज दैट ऑल द ऑफस्प्रिंग हैव बिहेव सिमिलरली, तमाम एक जैसे होते हैं। इस वजह से इनको बड़ा इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स होते हैं। अगर कोई भी बीमारी होती है तो ये उस बीमारी के लिए सारे के सारे क्लोन जो होंगे एक ही तरह के, वो ससेप्टिबल्स होते हैं, आसान हदफ होते हैं कि उनको डिजीज हो सकती है, क्योंकि इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, कोई रेजिस्टेंस नहीं होती, और इस वजह से ये स्ट्रेन जो होती है इन्वायरमेंट के अंदर उस तरीके से सर्वाइवल के काबिल नहीं होती जितना कि एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो आल्सो द डिग्री टू विच इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस क्लोन डेवलपमेंट इज नॉट फुली नोन, और ये भी बहुत सारे प्रॉब्लम है कि जब वो क्लोन डेवलप हो रहा होगा तो उसके ऊपर बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर इन्फ्लुएंस भी कर सकते हैं। इस पर भी रिसर्च अभी जारी है, या तो ये बात नहीं करते। बाद का ये होता है कि उनकी शेप चेंज हो जाए, उसमें म्यूटेशन हो जाए, उनकी शक्लें बदल जाएं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं इनके अंदर। और अगर एक ह्यूमन एम्ब्रियो को ह्यूमन क्लोन अगर आप तैयार करवाना चाहते हैं तो फिर वो तमाम मराहिल अपनी डेवलपमेंट के और ग्रोथ के कंप्लीट करेगा, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल एम्ब्रियो, फिर फीटस, बेबी, और फिर उसका बचपन होगा। तो ये तमाम मराहिल जो है वो कंप्लीट करेगा और ये टाइम टेकन प्रोसेस है। तो इस पे नोट आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन टिश्यू कल्चरिंग एंड क्लोनिंग। एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिकल ट्विंस या फ्रेटर्नल ट्विंस या नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। आमतौर पे ह्यूमन फीमेल जो है वो एवरी मंथ एक ही एग रिलीज करती है, या एक ही एग जो है वहां से ओव्यूलेट होता है।
इन हायर वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग मैन के अंदर ज़ायगोट आफ्टर फर्टिलाइजेशन अगर अंडरगो क्लीवेज सेल डिवीजन बाय माइटोसिस, यानी एक ज़ायगोट बना, एक एग फर्टिलाइज हुआ और वो ड्यूरिंग डेवलपमेंट जो होता है क्या होता है, 2 सेल स्टेज पे जब एम्ब्रियो होता है तो वो जो उसके ब्लास्टोमर्स थे, वो डिवाइडिंग सेल थे, वो इकट्ठे रहने की बजाय क्या हो जाए, अलग अलग होना शुरू हो जाए, तो 2 इंडिपेंडेंट ज़ायगोट बन जाते हैं जो इंडिपेंडेंट एम्ब्रियो कंसीडर होते हैं और वो अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन दोनों जो वो एम्ब्रियो डेवलप हो रहे हैं, ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहे हैं, आर प्रोडक्ट ऑफ माइटोसिस। यहां उनके अंदर क्या हुई है, माइटोसिस हुई है, तो यहां एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गई, तो वो बिल्कुल उनका 100% जेनेटिक मेकअप जो होगा वो सिमिलर होता है। दीज आर कॉल्ड आइडेंटिकल ट्विन्स कहते हैं, और ये प्रोड्यूस हुए हैं माइटोटिकली और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से। इनके कंट्रास्ट अगर हम देखें, इन सम केसेस के अंदर के मोर देन 1 एग प्रोड्यूस हो जाता है फीमेल के अंदर, और तमाम के तमाम एग्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली क्या हो जाते हैं, फर्टिलाइज हो जाते हैं, क्योंकि स्पर्म की क्वांटिटी बेतहाशा होती है, अनकाउंटेबल होती है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर ऑफ एग एक से ज्यादा बड़े, 2 भी हो सकते हैं, मोर भी हो सकते हैं, और हर एक एग जो था वो इंडिपेंडेंटली क्या हो गया, फर्टिलाइज हो गया। तो these zygote develop into new offspring but with different genetic combination, क्योंकि ये सेक्सुअली हुए हैं और इसमें अलग अलग गैमीट्स थे, जेनेटिक मेकअप डिफरेंट होगा, लेकिन ये ट्विन्स जो कहलाएंगे ये ट्रिपलेट्स कहलाएंगे, या इनको फ्रेटर्नल ट्विन्स भी कहते हैं। ट्रिपलेट्स ये है कि 3 भी हो सकते हैं, फ्रेटर्नल ट्विन ये हो सकता है कि एक भाई होगा एक बहन होगी। तो आइडेंटिकल ट्विन्स में क्या होगा कि भाई होगा तो दोनों भाई होंगे, सिस्टर्स होंगी तो दोनों सिस्टर्स होंगे, यहाँ 2 भाई भी हो सकते हैं, 2 सिस्टर भी हो सकते हैं, और सिस्टर और ब्रदर्स भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन इन हर एक का जेनेटिक पोटेंशियल जो होगा, जेनेटिक मेकअप डिफरेंट होगा और उनकी शक्लें आपस में नहीं मिलती जुलती होंगी। तो इसको डिफ्रेंशिएशन इसकी देख लें, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर लिखना चाहें तो आप इसको नोट भी कर लेंगे। आइडेंटिकल ट्विन्स और फ्रेटर्नल ट्विन्स। आइडेंटिकल ट्विन्स में जो ब्लास्टोमर्स होते हैं, ब्लास्टोमर सेपरेट एंड बिहेव एज इंडिपेंडेंट ज़ायगोट्स, लेकिन फ्रेटर्नल ट्विन में देखें कि डिफरेंट एग्स आर फर्टिलाइज विद डिफरेंट स्पर्म के साथ। आइडेंटिकल ट्विन्स में देखें कि बोथ हैव सेम जेनेटिक कॉम्बिनेशंस। फ्रेटर्नल ट्विन में देखें तो बोथ हैव डिफरेंट जेनेटिक कॉम्बिनेशंस। आइडेंटिकल ट्विन में देखें तो दे प्रोड्यूस एसेक्सुअली, और फ्रेटर्नल ट्विन में देखें तो दे आर प्रोड्यूस सेक्सुअली। और आइडेंटिकल ट्विन्स में जो होते हैं, क्योंकि वो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स होते हैं, तो वो प्लेसेंटा सेम जो होता है उसको शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन फ्रेटर्नल ट्विन्स में उनके अलग अलग या सेपरेट प्लेसेंटा जो हैं वो उनके अंदर डेवलप होते हैं। ये तो तमाम डिफरेंट मेथड थे प्लांट के अंदर और एनिमल्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अब हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कि एनिमल के अंदर जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है लोअर एनिमल्स के अंदर, और ये प्राइमेटिव फॉर्म है, बहुत कदीम है, और इसके साथ साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे कहते हैं कि ये एक एडवांस मेथड है, क्योंकि प्रोडक्शन एंड यूनियन ऑफ गैमीट जब हुई है तो मियोसिस के नतीजे में ये गैमीट्स बनते हैं। इनमें जेनेटिक रिकम्बिनेशन होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है, और डेवलपमेंट ऑफ मोर कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ है, और टाइप्स ऑफ गैमीट्स होते हैं। कुछ गैमीट्स तो यहाँ बिल्कुल सेम होते हैं, जिनको हम आइसोगैमीट्स कहते हैं लोअर एनिमल्स के अंदर, ठीक है जी। लेकिन जैसे जैसे एवोल्यूशन होती गई है तो गैमीट्स में भी क्या आई है, चेंज आई है, और वो हेट्रोगैमेटिक कंडीशन में आ गए हैं, यानी मेल स्मॉल होते हैं बट मोटाइल्स,
और जिसको हम एंथीरोजोइड्स कहते हैं, फीमेल नॉन मोटाइल्स, और लार्जर होता है जिसको एग या ओवा कहा जाता है। तो इसका अब हम कंपैरिजंस देखेंगे कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो है वो कंपैरिजंस क्या है। अब इसके कंपैरिजंस पे आप गौर कीजिएगा, ये बोर्ड के पेपर में आ भी सकता है शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में भी और एज अ लॉन्ग क्वेश्चंस की फॉर्म में भी, दोनों फॉर्म में ये आ सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व होगा। यहां पे क्या होते हैं, टू पेरेंट्स होते हैं। नो गैमीट्स आर प्रोड्यूस, गैमीट्स आर प्रोड्यूस, और टू गैमीट्स होते हैं। दोनों के फियन से क्या बनता है, डिप्लॉइड ज़ाइगोट बनता है। मियोसिस एब्सेंट होती है, यहाँ मियोसिस प्रेजेंट होती है। एट सम स्टेज इन लाइफ साइकिल टू प्रिवेंट क्रोमोसोम डबलिंग इन द एवरी जनरेशन। सपोज करें कि ह्यूमन की हम एग्जांपल लेते हैं, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। अगर ये 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम एग में भी रह जाते हैं और स्पर्म में भी, तो ये तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगली जनरेशन में 92 हो जाते हैं। और ये अगर सिलसिला चलता रहता तो फिर इंसान की अपनी ये जो उसकी जो स्पीसीज के कंजर्व करेक्टर हैं ये तो ना रहते। इस वजह से म्यूसिस की वजह से नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाती हैं। जब यूनियन ऑफ गैमीट्स होती है ज़ाइगोट में तो वो दोबारा रीगेन कर जाते हैं वही ओरिजिनल पेरेंटल क्रोमोसोम। ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल टू पेरेंट्स होते हैं क्योंकि नो वेरिएशन, नो क्रॉसिंग ओवर, नो रिकम्बिनेशन। लेकिन यहाँ पे ऑफस्प्रिंग एज अ पेरेंट्स नहीं होते क्योंकि जेनेटिक वेरिएशन आ जाती है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन बनते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। कॉमनली जो है वो प्लांट्स के अंदर है और लेस डिफरेंशिएटेड एनिमल, लोअर एनिमल्स के अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर, अकर इन मेजोरिटी ऑफ प्लांट और एनिमल्स के अंदर बड़ी रैपिड प्रोपेगेशंस होती है। मैंने पिछले आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि नहीं, हम क्लोनिंग में, प्लांट क्लोनिंग के अंदर या उसके अलावा टिश्यू कल्चरिंग के अंदर या एनिमल क्लोनिंग के अंदर बेशक आप एक सेल से मिलियन ऑफ सेल्स बना लें, लेकिन ये जो सिलसिला है यहाँ ये लेस रैपिड इंक्रीज इन नंबर जो होता है वो नहीं होता, कम होता है। इनका प्रोडक्शन रेट जो है वो स्लो होता है एज कम्पेयर टू एसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स के। तो ये तमाम करैक्टर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हैं यहाँ पे लिखा है ओमेटिंग बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसको आपने आगे जाके थोड़ा सा डिस्कस भी करना है। इसमें कॉन्जुगेशन भी होती है, ट्रांसलेशन भी होती है, ट्रांसफॉर्मेशंस भी होती है जेनेटिक्स वाले चैप्टर में। उनके कैरेक्टर ज़रा इनसे क्या करते हैं, वेरी करते हैं, डिफरेंट करते हैं। उनके अंदर वैसी ट्रेडिशनल टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, वो ज़रा डिफरेंट वहाँ पे केसेस हैं। अब हम देखते हैं कि बोथ इन एनिमल एंड प्लांट्स के अंदर एवोल्यूशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसने सेक्स की डिफरेंशिएशन भी कर दी है, यानी मेल और फीमेल सेक्स को अलग कर दिया। तो सेक्स का वर्ड सेक्सो से निकला हुआ है जिसका मतलब है सेपरेशन या पार्टनर, यानी मेल और फीमेल सेक्स अलग अलग। तो ऑर्गेनिज्म आर आइदर हैव वन सेक्स, तो वो क्या कहलाता है, यूनिसेक्सुअल। अगर दोनों सेक्स होंगे तो क्या होगा, बोथ सेक्स होंगे तो क्या होगा, उसे हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल कहते हैं। तो ह्यूमन क्या है, यूनिसेक्सुअल, यानी मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। एडवांस मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो है वो यूनिसेक्सुअलिटी है इन एनिमल्स के अंदर, लेकिन प्लांट्स के फ्लावर के अंदर दोनों सेक्स मोस्टली पाए जाते हैं। वहाँ हम टर्म यूज करते हैं हर्माफ्रोडाइट्स की। लेकिन कुछ एनिमल ऐसे भी हैं इनवर्टिब्रेट, खासकर टैप फॉर्म में, अर्थवर्म के, वहां पे है बाइसेक्सुअलिटी, लेकिन अपने जेनेटिक रिकम्बिनेशन को रिकवर करने के लिए या मेंटेन रखने के लिए या अच्छे करेक्टर लेने के लिए ये क्या करते हैं, ये करते क्रॉस फर्टिलाइजेशन है। इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं बायोलॉजी की लैंग्वेज के अंदर 6-9 की, यानी कि एक अर्थवर्म जो है उसके अंदर मेल के सेक्स ऑर्गन भी है, फीमेल भी है। एक दूसरा अर्थवर्म है उसके अंदर मेल भी है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है। तो पहले वाला अर्थवर्म जो है ये अपना मेल दूसरे वाले अर्थवर्म के फीमेल में जो होगा वो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करेगा और दूसरे वाला जो है वो पहले में करेगा। तो इस वजह से ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है। लेकिन ये है बाइसेक्सुअलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइन है एमसीक्यूज के लिए और कई बार ये बोर्ड के एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है।
तो फर्टिलाइजेशन जो होती है बेसिकली इसको यूनियन ऑफ गैमीट्स ही है। तो यूनियन ऑफ गैमीट्स अगर आउटसाइड द बॉडी होती है दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और अगर इनसाइड द बॉडी होती है दैट इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर एक्सटर्नल होगी तो फिर मीडियम की जरूरत पड़ती है, और ये खासकर एक्वेटिक इन्वायरमेंट्स के अंदर होती है, ताकि मेल गैमीट जो है वो स्विम करते हुए वहां तक पहुंच जाए फीमेल गैमीट्स तक। फ्रॉग है, फिश है, इनके अंदर है। इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर वहां मेल गैमीट्स को फीमेल गैमीट्स तक पहुंचाने के लिए जो है वो वाटर नहीं है, मीडियम्स नहीं है, इस वजह से वहां पर जो है वो मेल गैमीट फीमेल की बॉडी के अंदर लॉन्च किए जाते हैं, और वहां स्पर्म जो होते हैं वो जाके फर्टिलाइज करते हैं किसको, एग को। अब इनके डेवलपमेंट जो है वो एक्सटर्नल भी है और इंटरनल डेवलपमेंट भी है। और एक्सटर्नल डेवलपमेंट में आप रेप्टाइल्स को देख लें, बर्ड्स को देख लें कि फर्टिलाइजेशन हो गई, उसके बाद वो शेल्ड एग देते हैं, और अच्छी खासी मिकदार के अंदर जो होता है वो वहाँ फूड मौजूद होती है। तो एम्ब्रियो उसी शेल्ड एग के अंदर प्रोटेक्ट रहता है और अपनी डेवलपमेंट वहाँ कंप्लीट करता है। दैट इज कॉल्ड ओवीपेरिस। ओवी का मतलब क्या होता है, एग लेइंग एनिमल्स। दूसरे एनिमल जो है उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, और उसके साथ साथ क्या है उनके अंदर इंटरनल डेवलपमेंट्स भी है। तो पहले वाले में भी फर्टिलाइजेशन क्या है, इंटरनल है। इनके अंदर फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल होती है और डेवलपमेंट भी इंटरनल होती है। और ये जो एनिमल्स होते हैं गिव्स बर्थ टू यंग वन, और सच एनिमल कॉल्ड विविपेरिस। इसमें ह्यूमन आ जाता है, इसमें दूसरे जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं वो आ जाते हैं। इसके बाद तीसरी जो कंडीशन है वो है ओवोविविपेरिस। ओवोविविपेरिस वाले जो हैं इन सम मैमल्स लाइक डकबिल प्लेटिपस एंड स्पाइनी ऑल्ट ईटर के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन लीड टू इंटरनल डेवलपमेंट्स ऑफ यंग वंस। अब बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है इनके अंदर कि देखिए फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, डेवलपमेंट भी इंटरनल है, लेकिन डेवलपमेंट हो कहां पे रही है, शेल्ड एग के अंदर हो रही है विद इन द फीमेल बॉडी। और जब इनकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुकी होती है या होने के करीब होती है तो शेल्ड एग ले करती है इनकी फीमेल्स, और वो एग हैच होने के बाद वहां से बेबीज जो है वो बाहर आ जाते हैं। इसमें दोनों कंडीशन है, ओवोविव यानी ओवा के अंदर जो है बेबी डेवलप कर रहा है इन फीमेल बॉडी के अंदर। तो विविपेरिस और ओवोविविपेरिस जो होते हैं ये मोर प्रोटेक्शन करते हैं अपने यंग वंस की ड्यूरिंग डेवलपमेंट्स के अंदर, और ख़ासकर जो इनका सेंसिटिव पीरियड ऑफ डेवलपमेंट होता है तो ये नरिशमेंट प्रोवाइडेड आइदर थ्रू स्टोर फूड इन द एग की फॉर्म में देते हैं या थ्रू प्लेसेंटा के ज़रिए देते हैं। अब नरिशमेंट्स जो है ये तो ओवोविविपेरिस के एग के अंदर तो स्टोर फूड होती है, लेकिन जो विविपेरिस वाले हैं ये क्या देते हैं अपने बेबीज़ को जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है या गैसेस की सप्लाई है वो मदर और फीटस के दरमियान जो एक कंडीशंस होती है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, वो है प्लेसेंटा, जहाँ से क्या करते रहते हैं, एक्सचेंज करते रहते हैं। तो बेटा ये इसमें ज़्यादातर तो शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन वैसे तो कहीं से भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस के वही हैं जो मैंने आपको बताया था टॉपिक टिश्यू कल्चरिंग एंड क्लोनिंग के अंदर। इंशाल्लाह कल फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे फिर दोबारा मुलाकात।